ठीक है। हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लोट प्रॉपर्टी को। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें जैसे पता है फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी तैर रही हो तो उसको हम फ्लोट कहेंगे। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर मैं दो स्पैन ले लेता हूँ। ठीक है। पहले के अंदर मैं हेलो लिख लेता हूँ और दूसरे के अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लास। ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ अपने हेड के अंदर आके। डिव को मैं कुछ नहीं कहता और इसके अंदर जो स्पैन पड़े हुए हैं ना, तो मैं इनको डायरेक्टली थोड़ा सा एक्सेस करूँगा और इनको मैं चेंज करूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट वाला स्पैन है इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ फर्स्ट, और जो सेकंड वाला स्पैन है उसको मैं सेकंड कह देता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, क्लास को जब हम गेट करते हैं तो आपको पता है कि डॉट के साथ गेट करते हैं। तो इसको मैं कोई स्टाइल नहीं दूंगा फ़िलहाल। डिव को कोई स्टाइल देना पड़ेगा। मैं सबसे ऊपर आके एक डिव को सिंपल ऐसे भी आप गेट कर सकते हैं, क्योंकि पता है हमें एक ही डिव पड़ी है हमारे पास, तो उसको मैं ऐसे भी गेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं करता हूँ कि बॉर्डर उसका कुछ दे देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कर लेता हूँ। ठीक है। सर आउटपुट देख लेते हैं, इसको चला के एक बार, गो लाइव। तो ये देखें कि डिव को उसने एक दे दिया है बॉर्डर, और हेलो और क्लास दो हमारे पास ये स्पैन नज़र आ रहे हैं हमें। तो मैं क्या करता हूँ कि जो क्लास वाला स्पैन है इसको मैं फ्लोट करना चाह रहा हूँ, इस पर मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो सेकंड वाला है, सिंपल यहाँ पे आके गेट करता हूँ सेकंड, और मैं क्या करूँगा फ्लोट, सिंपल फ्लोट की प्रॉपर्टी है उसको मैं राइट कर देता हूँ, फिर राइट पे फ्लोट कर जाए। तो आप गौर करेंगे ये क्लास पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ से इस जगह पे आ गया। तो ये है फ्लोट की प्रॉपर्टी। फ्लोट आप इसको राइट और लेफ़्ट करवा सकते हैं, कहीं पे भी इसको फ्लोट आप करवा सकते हो। तो मैंने राइट किया है तो ये इस साइड पे आ गया, तो हेलो इसी जगह पे आएगी। तो आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि दो चीज़ें, मतलब एक चीज़ स्टार्ट में होती है और दूसरी चीज़ बिल्कुल एंड में होती है। तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं फ्लोट के थ्रू। और एक दूसरा इसका तरीका होता सर दरमियान दरमियान में कर सकते हैं इसको? है, आई थिंक सो नहीं कर सकते। फ्लोट ये राइट में या लेफ़्ट में करता है, टॉप में करता है या बॉटम में करता है। तो ये एक ना ऐसी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो इसका एज सच यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा, कभी कभार है कहीं पे हम यूज़ कर लें इसको। तो अदरवाइज़ अगर मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना अपनी लेआउट के अंदर, तो ये लेआउट को ख़राब कर देती है फ्लोट की प्रॉपर्टी। तो जैसे मैं यहाँ पे ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर इंस्टेंस में आपको दिखाऊँ ज़रा, ये देखिए अभी तक इसने, मैं मोबाइल पे भी अगर इसको रन कर रहा हूँ ना तो ये ख़राब नहीं किया मेरा। ये देखें ये स्टार्ट में आ रहा है, ये एंड पे आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करूँगा और उनको फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ दूंगा या कुछ इस तरह से मार्जिन दूंगा, पैडिंग दूंगा, तो ये सारी लेआउट ख़राब करेगा मेरी छोटी स्क्रीन पे जाते ही। तो अभी हम छोटी स्क्रीन को इग्नोर करते हैं ज़रा। छोटी स्क्रीन के लिए हम जब लाइब्रेरीज़ पे जाएंगे तब अच्छी तरह फोकस करेंगे, और मीडिया क्यूरी हम देख लें किस तरह से इनको कवर करते हैं। जब हम मटेरियल यूआई लाइब्रेरी करेंगे ना, तो तब हम देखेंगे कि हम मोबाइल के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं आपको ज़रा सा आइडिया दे देता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ना मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे नेटफ्लिक्स ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चल गया तो मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन एंड हुई है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे चला के कि मोबाइल पे ये किस तरह चलेगी। ये बड़ी स्क्रीन है, इस पर ये मैं इसी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, सिंपल स्क्रीन की। ठीक है। तो ये बड़ी स्क्रीन पे इस तरह से चल रही है, तो ये एक मोबाइल वाला ऑप्शन है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस इसकी ओपन हो गई है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल भी शो हो रहे हैं।
मैं किस मोबाइल स्क्रीन पे अपनी वेबसाइट को चला के देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये गैलेक्सी S8 देखता हूँ, तो इस पे इस तरह से चलेगी ये वाली वेबसाइट मेरी, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, iPhone SE कर देता हूँ, ये देखिए किस तरह चल रहा है, ठीक है। 12 Pro पे थोड़ा इस तरह चलेगा। तो यहाँ पे आप कस्टम ऐड भी कर सकते हैं, एडिट पे जाके कस्टम मोबाइल भी ऐड कर सकते हैं अपनी कोई भी, ठीक है। ये देखें, ये नीचे आ गया ऐड कस्टम डिवाइस। यहाँ से आप बहुत सारी डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हैं, ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना हम ये रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि कोई वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। एक यहाँ पे सिंपल सा, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, रिस्पॉन्सिव वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं ड्रैग करता जाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसको बड़ा छोटा करते जाएँ, ऐसे बड़ा करते जाएँ तो आपको स्क्रीन साइज़ भी नज़र आ रहा है, कितनी विड्थ है और कितनी उसकी हाइट है, ठीक है। ये ऊपर एक बार नज़र आ रही है, तो इस बार पे मैं होवर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है ये 4K स्क्रीन पे, ये देखिए 4K स्क्रीन पे इस तरह नज़र आएगा, ये वाली 4K स्क्रीन है। दरमियान में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका नाम भी नज़र आ रहा है किस वाली स्क्रीन पे। सेकंड पे आता हूँ तो ये लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये टैबलेट है, टैबलेट पे इस तरह से ये पेज नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है कि मोबाइल, लार्ज स्क्रीन मोबाइल की जो होती है उस पर इस तरह से नज़र आएगा। साथ वाला देखते हैं मोबाइल की मीडियम स्क्रीन, इस तरह नज़र आएगा। तो ये जब हम, ये मोबाइल स्मॉल स्क्रीन है, 320 पिक्सल की होती है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबसे छोटी स्क्रीन 320 पिक्सल की ही होती है। तो 320 पिक्सल की कोई भी स्क्रीन आजकल मेरे ख्याल से कहीं यूज़ नहीं हो रही, 375 तक, 375 तक यूज़ होती है। तो मैं ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं एक कर रहा था, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उसमें ना एक पेज था, तो वो क्लाइंट उसको 320 पे जाके या कितने डाउन स्क्रीन पे जाके उसको चेक कर रहा था। मैं यहाँ पे ना आपको वो पेज भी दिखाता हूँ, मुझे याद है काफ़ी उस क्लाइंट ने हमें ना खपाया था। तो फिर मैंने उसको कहा था कि मुझे ना आप 375 से नीचे की स्क्रीन ढूंढ के ला के दें, कि कौन ऐसा पागल बंदा है आज के दौर में बैठा जो 375 से छोटी स्क्रीन यूज़ करे। मतलब वो पुरानी स्क्रीन्स होती थी, ठीक है। तो वो जो नोकिया के मोबाइल चला करते थे पुराने, तो वो उन स्क्रीन्स की बात कर रहा था, कहता था कि उस स्क्रीन पे भी मेरी वेबसाइट ठीक चलनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा कोई एक पेज, अब मुझे याद नहीं है पेज कौन सा था, शायद NFT पेज है, हाँ यही वाला पेज है, बिल्कुल यही है। तो मैं आपको ना ज़रा स्मॉल स्क्रीन पे ले जाके इसको दिखाता हूँ एक बार, ये आप गौर करना यहाँ पे ये किस तरह ख़राब होती है स्क्रीन। ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको बने, मैं इसको ना साइड पे ले जाता हूँ, डॉक पे इस साइड पे कर लेते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। और ये आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये ना ठीक है, कंप्लीट इसमें इन्होंने अपनी स्पेस ली हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरह से चल रहे हैं। ये नीचे इसके एक टेबल है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, तो ये इस साइड को भी स्क्रॉल होता है। तो ये कुछ बनवा रहा था हमसे, तो मसला आ गया इन कार्ड्स में। तो जैसे मैं छोटी, ये देखिए 472 है ना, मैं अगर छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ये आप गौर करें कि ये किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे जाके ये कार्ड्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कुछ ये इस साइड को आ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल ठीक चल रहा है, बाकी 3 ऊपर वाले जो है ना ये ठीक नहीं चल रहे। तो वो कह रहा था कि इनको भी ठीक करो, हालांकि 360 की स्क्रीन कोई होती ही नहीं है। मतलब आजकल के दौर में कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है, 360 पे कोई स्क्रीन नहीं चलती, इससे बड़ी स्क्रीन है मोबाइल्स की। तो लेकिन वो बंदा इस पर ज़िद करके बैठ गया कि नहीं जी मुझे ठीक करके दो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया था, क्योंकि इस पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था इसको ठीक करने पे। तो ये ठीक हो भी नहीं रहा था मुझसे, ना मेरे बॉस से ठीक हुआ था, मुझे याद है। तो फिर उसको ऐसे ही कन्विंस किया था हमने, ये आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो बस ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए है कि आप छोटी से छोटी, ये 192 पे भी जा रहा है अब, तो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए है। ये देखें यहाँ पे इतनी स्क्रीन, कौन सी इतनी स्क्रीन होगी, मुझे आप खुद बताएं, ठीक है। तो ये जितनी भी स्क्रीन होती हैं 375 से ऊपर तक होती हैं।
तो मोस्टली जब मैं टेस्टिंग करता हूँ तो मैं 375 यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई मिनिमम ये स्क्रीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आके मैं टेस्टिंग करूँ। ठीक है, तो ये देखें 375 पे बिल्कुल ठीक चल रही है। जितने भी मोबाइल आज के दौर में अवेलेबल होंगे उन पे सभी पे ये वेबसाइट ठीक चलेगी। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं होगा इसका। तो ये एक ना मेथड होता है हमारी स्क्रीन की चेक करने का, रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितनी रिस्पॉन्सिव है हमारी स्क्रीन। हम स्टार्ट से लेके एंड तक चलते हैं, ये आप गौर करें, स्टार्ट से लेके हम एंड तक चलते जाते हैं। ये टैबलेट है, आई थिंक सो ये टैबलेट मोड ऑन है, तो इस पर ये 2 कार्ड शो हो रहे हैं, आपको नज़र आ रही है ना चीज़। मैं आपको एक रफ सा एस्टिमेट दे रहा हूँ कि हम रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं। ये देखिए बड़ी स्क्रीन है, इस पर 4 कार्ड शो हो रहे हैं और ये टेबल इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, मैं टेबल को क्लोज़ करता हूँ ना ज़रा, तो अब आप देखिए ये टेबल इस तरह से शो हो रहा है, नीचे ये कार्ड है एक दूसरे के साथ है, ये इमेज इस साइड पे कंटेंट आ रहा है, ये इस साइड पे कंटेंट इमेज सामने है। तो ये किस तरह से इमेजेस लगी हुई हैं, ये बटन्स हैं और बटन के क्लिक करने पे कुछ लिंक्स लगे हुए हैं, कुछ प्रोसेसिंग होगी, बैक एंड से डाटा आएगा और शो होगा, ये सारा कुछ है। APIs हमें मिल जाती है बंदे में। तो मैं आपको ज़रा इसका ना एक बार दिखाऊं। देखिए जैसे मैं छोटी स्क्रीन पे आता हूँ तो ये 4 कार्ड पहले आपको शो हो रहे हैं ना, ये वाले। जैसे ही टैबलेट पे आते हैं ये 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये अब 2 शो हो रहे हैं और कार्ड्स का साइज़ बढ़ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज़। इसी तरह मैं अगर इससे भी थोड़ी छोटी स्क्रीन पे जाऊँ तो क्या होगा, आप गौर करें, तो अभी भी 2 कार्ड है, लेकिन जैसे ही कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे आई थिंक सो 720 है, तो कोई है स्क्रीन साइज़। मैं जैसे एक स्पेसिफिक स्क्रीन से नीचे आता हूँ तो आप देखें ये इस तरह से कार्ड शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्क्रीन होती है मोस्टली हमारे पोर्ट्रेट मोड में, जो मोबाइल को ना हम घुमा नहीं लेते, ये वाला ये मोड होता है, हम घुमा लेते हैं मोबाइल को। तो ये भी चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है कि हम मतलब वो रोटेशन लॉक जो है वो डिसेबल करके तो फिर देखें कि हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह इससे भी छोटी स्क्रीन पे आ जाए तो ये कैसे नज़र आएगी। तो ये होता है एक टूल है चेक करने का। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे थे। जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं ना चीज़ को, वेबसाइट को, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं किस तरह से इस चीज़ को बनाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं बना तो लूँ चीज़, लेकिन जब रिस्पॉन्सिवनेस पे जाए तो वो कोई चीज़ कहाँ निकल रही है, कोई चीज़ कहाँ निकल रही है। मैं कल आपको जो कार्ड बना के दिखा रहा था वो मैं कंप्लीट कर सकता था मार्जिन और पैडिंग दे के, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि आपकी आदत बिगाड़ दूँ। अगर आज आपके जहन में मार्जिन और पैडिंग से इन चीज़ों को मैनेज करना बिठा देता ना, तो ये होना था कि आपको कल फ्लेक्स बॉक्स पे आपने जहन देना ही नहीं था। मैंने इसलिए सोचा कि मैं पहले फ्लेक्स बॉक्स आपको करवाऊँ, तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना सिखाऊँ। ठीक है, ये किस तरह कार्ड्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम मैनेज करते हैं, वो फ्लेक्स बॉक्स के साथ करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये कोई बता दे मुझे कब से ये बंद हुआ था। मैंने देखा ही नहीं इंटरनेट, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ खुद से ही। और मेरा इंटरनेट बंद हुआ था तो ये मेरे ख्याल से ये ऑफ हो गया था सारा कुछ। काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, फ़्लोट की आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि फ़्लोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से काम करती है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं कि हमने CSS इमेजेस को देख लिया था कि इमेज कैसे लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इमेज को मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी पूछें आप। सर ये जो यूआई डिजाइनिंग का पोर्शन होता है, इसके लिए हमें जो प्योर एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर काम करना पड़ता है या हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं जैसे टेलवर्ड है या मटेरियल यूआई? ठीक है, अगर आप यूआई के अंदर यूआई को मैनेज करने के लिए सीएसएस को यूज़ करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा हैडिक का काम है। हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन आपको बहुत एडवांस लेवल पे सीएसएस को ग्रिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं हमारे लिए और बहुत टाइम सेविंग होती हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने प्लेन सीएसएस के थ्रू बहुत सारे टेम्पलेट्स बना रखे हैं, वेबसाइट्स के, मल्टीपल वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स बना रखे हैं और वो सेल करते हैं। ठीक है, तो वो प्लेन सीएसएस के थ्रू बगैर किसी फ्रेमवर्क के या बगैर किसी लाइब्रेरी के उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन उसमें इतनी कोडिंग करनी पड़ती है और इतना दिमाग खपाई है और बहुत उसमें हेडिक का काम है। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट टास्क आ जाए तो उसको बैठ के बस देखते रहें कि कैसे इसको मैनेज करें और रिस्पॉन्सिव कैसे करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें, जिस तरह की मटेरियल यूआई आजकल बहुत इन है। टेलविंड सीएसएस आहिस्ता आहिस्ता इन हो रहा है आजकल। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ें हैं और हम इन्हीं को मोस्टली यूज़ करेंगे। मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा आपको कि सीएसएस के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह करके दिखाऊँ चीज़ें। हम मोस्टली मटेरियल यूआई पे फोकस करेंगे, टेलविंड थोड़ी बहुत देख लेंगे, ज़्यादा फोकस हमारा मटेरियल यूआई पे होगा। ठीक है, सर इसके लिए हमें जो सीएसएस है वो किस लेवल तक सीखनी चाहिए? सीएसएस हमें इस लेवल तक आनी चाहिए कि हमने एक पेज को बिल्ड कर सकें। मैं आपको ज़रा दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि वेब टेम्पलेट्स, मैं सिंपल यहाँ पे ना वेब टेम्पलेट सर्च किया और इमेजेस यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ना, ज़रा आपको इमेजेस दिखाता हूँ। ये मैं एक ओपन कर लेता हूँ। आपको इतनी सीएसएस आनी चाहिए कि ना आप गूगल पे जाके कोई एक टेम्पलेट ऐसे ओपन करें और आपको ना उसको बस देखते जाएं स्टार्ट से लेके एंड तक, और आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, आप इसको कैसे बना सकते हैं, आपको इमेज देख के आइडिया हो जाए। ठीक है, जैसे मैं ये सेकंड वाली ओपन कर लेता हूँ, तो इसको देख के आपको आइडिया होना शुरू हो जाए कि ये वाली किस तरह बनाई जा सकती है। इतनी सीएसएस एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आएगी इतनी सीएसएस? एटलीस्ट आपको यहाँ से कोई 7 8 10 टेम्पलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लेन सीएसएस के साथ आपको यहाँ से 3 4 या 5 टेम्पलेट कर लें। बाकी अगर आप मटेरियल यूआई के साथ कर लें तो वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं आपको ना फिग्मा 1 2 दे दूँगा, तो आप फिग्मा को देख के, और सिखा दूँगा फिग्मा भी, बल्कि जब हम मटेरियल यूआई करेंगे तो उसमें आपको फिग्मा सिखाऊँगा। फिग्मा के साथ आपको 1 2 टेम्पलेट फुल रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊँगा मैं, आपके पास वो कोड भी होगा। तो ये प्रैक्टिस से है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्लाइंट कुछ भी कह सकता है। मैंने आपको बताया था, मुझे एक क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे मटेरियल यूआई या टेलविंड के साथ नहीं काम करना, मुझे चक्रा यूआई के साथ काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चक्रा यूआई को साथ साथ देखता गया, साथ साथ काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्यों, कैसे मुमकिन हुई ये चीज़? मुझे सीएसएस बेसिक्स आती हैं, बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे आपको फ्लेक्स बॉक्स आना चाहिए, ग्रिड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपको विड्थ का, मार्जिन, पैडिंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी लेआउट को मैनेज करना आना चाहिए। यही चीज़ें हैं बस। तो इतनी सी सीएसएस आपको लाजमी आनी चाहिए, जितनी मैंने अभी तक करवा दी है ये वाली चीज़ें, और इसके साथ जो फर्दर फ्लेक्स बॉक्सेस हैं इन पे ग्रिप होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम ना अभी देखने लगे हैं एक चीज़ को, मैं ये वाला कोड रिमूव कर देता हूँ सारा, बल्कि रहने देता हूँ उसको। यहाँ पे ना हम अभी हम देखेंगे एक चीज़ के परसेंटेज किस तरह से काम करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ना एक ऐसा, हमारी ऐसी वेबसाइट बने उसके अंदर 3 सेक्शन हो, जिस तरह हम फेसबुक को यूज़ करते हैं, देखते हैं एक सेक्शन इस साइड पे होता है, दरमियान में फीड होता है, और एक सेक्शन इस साइड पे जहाँ पे कुछ फ्रेंड ऑनलाइन ये वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये इस तरह का कुछ बनाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टार्ट पे आके इसको रिमूव कर देता हूँ, कोड को, इसको भी ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ।
ये एक फ्लोट की प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी लगाई थी। अच्छा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक डिव ले लेता हूँ पेरेंट, ठीक है। अब एक पेरेंट डिव होगी यहाँ पे, और उसके अंदर 3 जो उसकी चाइल्ड डिव होंगी। मतलब एक सेक्शन में ये वाला कर दूंगा, पहला सेक्शन, दरमियान में एक सेक्शन होगा, और तीसरा सेक्शन इस साइड पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दरमियान में 3 डिव ले लेता हूँ, 3 ये ले ली, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ लेफ़्ट सेक्शन, और ये जो दरमियान वाला है इसको मैं कह देता हूँ फीड सेक्शन, और जो लास्ट वाला है इसको मैं कह देता हूँ राइट सेक्शन। तो अभी देखते हैं, ये देखिए एक दूसरे के नीचे आ गए हैं तीनों, चूँकि ये डिव्स हैं और डिव ने अपनी स्पेस लेनी होती है और ये शेयर नहीं करती स्पेस एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो अभी हम देखने लगे हैं कि किस तरह से मैं ना ऐसे डिफरेंट कलर्स इनको दे देता हूँ, तो ताकि हमें पता चलता रहे। मैं इनको कुछ क्लासेस देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ लेफ़्ट की, और ये जो सेकंड वाली इसको मैं क्लास दे देता हूँ फीड, और लास्ट वाली को मैं क्लास दे देता हूँ राइट। ठीक है। अच्छा, जो पेरेंट डिव है उसको मैं कह देता हूँ, उसको भी एक क्लास दे देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ पेरेंट, ठीक है। मैं इनको गेट कर लेता हूँ डॉट पेरेंट, इसके अंदर कुछ हमारा आ जाएगा। मैं इसको कह देता हूँ कि विड्थ आप कर लो जी 100%, पेरेंट की मैं विड्थ 100% कर रहा हूँ, और हाइट में इसकी कर देता हूँ कुछ, हाइट में इसकी 800 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ होती है 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो जितनी मतलब व्यू में होगी ना चीज़, जितनी भी व्यू में चीज़ होगी वो सारी की सारी हाइट को काउंट करेगा। व्यू हाइट उसको कहते हैं, VH कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा एक बार सर्च कर लेते हैं VH इन CSS, और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये आ रहा है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ VH इज़ व्यू पोर्ट हाइट, इट वर्क्स लाइक द परसेंटेज until as well, specifying 10 VH is equivalent to occupying 10% of the entire visible screen, ठीक है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या कह रहा है ये कि जो VH है ना, ये बिल्कुल परसेंटेज की तरह काम करता है, ठीक है। अगर मैं 100% विड्थ देता हूँ किसी चीज़ को, तो इसका मतलब है कंप्लीट जितनी भी विड्थ है, हाइट मैं कहता हूँ 100% हाइट ले लो, तो जितनी भी विजिबल स्क्रीन है ना, ये विजिबल जो हमें नज़र आ रही है, तो वो सारी की सारी हाइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब है 100% उसने हाइट ले ली है, ठीक है। अगर मैं 10 VH कर दूंगा, तो इसका मतलब है जितनी विजिबल स्क्रीन है ना, उसकी 10% जो है ना वो हाइट की ऑक्यूपाई कर ले। मैं मतलब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ना बैकग्राउंड कलर कोई स्पेसिफाई करता हूँ, सेव करके अभी देखते हैं। ये देखें यहाँ तक विजिबल स्क्रीन है, जितनी भी ये विजिबल स्क्रीन है ना, तो ये इसको मैं जैसे रीसेट करता हूँ ना, तो आप गौर करें, जितनी विजिबल स्क्रीन है सारी की सारी उसने ना ऑक्यूपाई कर ली, इतनी हाइट उसने दे दी है उसको। तो ये VH का एक ना होता है। अगर मैं 10 VH करता हूँ तो आप देखते हैं, ये देखें उसने जितनी विजिबल स्क्रीन है उसका 10% इसको दे दिया है, ठीक है। तो मैं हाइट 100 VH कर देता हूँ, ठीक है। कलर इसका मैं रिमूव कर देता हूँ। पहली वाली पे आ जाते हैं, चाइल्ड डिव, उसका नाम है लेफ्ट डॉट लेफ्ट। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो साइडों वाली डिव है ना, ये एक साइड वाली, फिर दरमियान वाली होगी, फिर ये साइड वाली, तो जो साइडों वाली है ना ये ले ले 30-30, और बाकी क्या बच जाएगी 40%। तो 40% मैं दरमियान वाली को दे दूँगा विड्थ, ठीक है। तो क्या है कि मैं लेफ़्ट को दे देता हूँ विड्थ कुछ, कितनी, मैं 30% कर देता हूँ। मैं आपको ना लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ बेसिकली, कि लेआउट कैसे हम बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। फिर आ जाती है फीड हमारे पास, तो फीड पे मैं विड्थ इसको कुछ दे देता हूँ, 40% कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है राइट, और राइट को मैं विड्थ कर देता हूँ 30%, ठीक है। अब इनका मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेफ़्ट वाली का मैं कर देता हूँ, ये ब्राउन हो जाएगा, और इसका मैं कर दूँगा ग्रीन, और लास्ट वाली का मैं कर देता हूँ कुछ ये ब्लू कर देता हूँ,
अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ना एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये इसकी दरमियान वाली की जो विड्थ है ये ज़्यादा है और बाकी जो है उनकी विड्थ कम है। अच्छा, अब ये स्क्रीन शेयर नहीं कर रही चीज़ें, ये सॉरी अपनी स्पेस शेयर नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ, तो हमने इनको स्पेस शेयर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैं कहता हूँ कि जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितनी भी डिव पड़ी हुई हैं, डॉट पेरेंट, उसके अंदर जितनी भी डिव पड़ी हुई हैं उन सभी को क्या करो, डिस्प्ले कर दो। ब्लॉक है पहले तो इसको इनलाइन ब्लॉक कर दो। तो उसने क्या किया है कि आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से उसने 2 का कर दिया, बाकी का किया नहीं है। मैं मैनुअली कर देता हूँ सबको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। विड्थ की कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 30, 30, 60 और 40 के साथ आ गया, कैलकुलेशन तो ठीक है। 100% ऑफ हाइट टेबल में इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आ रही है हमारे पास विड्थ है 30% की। मैं अगर विड्थ इसकी कम करता हूँ, ठीक है, देखा ना विड्थ का कोई इशू आ रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से जो मार्जिन लगा हुआ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो इशू कर रहा है शायद। जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यहाँ पे लगा हुआ है ना स्क्रीन का, बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, आई थिंक सो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो ये 30 है, मैं इसको ना 28 कर देता हूँ फॉर इंस्टेंस काम चलाने के लिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो ये आपको ये इस तरह से कुछ हमारा सेक्शन बन गया। अब इनकी हाइट भी मैंने स्पेसिफाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी हाइट भी 100% कर देता हूँ सभी की। हाइट 100% से बात नहीं बनी। जैसे जैसे कंटेंट आएगा आई थिंक सो वैसे वैसे ये अपनी हाइट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसा कि इसमें कंटेंट आया है तो इसने अपनी हाइट को बढ़ा लिया, ठीक है। तो यही चीज़ होगी इसमें, जैसे जैसे इनमें कंटेंट आता जाएगा उसी तरह ये अपनी हाइट को बढ़ाते जाएंगे। तो ये था जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको कि किस तरह आप ना एक बेसिक सी लेआउट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करें किस तरह से ये मैंने किया है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, अभी हमने टेम्पलेट ओपन किए थे, तो आप किसी भी टेम्पलेट पे जाएं, उस पे जाके देखें अगर के 3 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, वो जगह शेयर कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने उनको बनाना है विड्थ को यूज़ करते हुए, विड्थ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि किसको कितनी विड्थ आपने असाइन करनी है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेक्शनिंग होती है। जिस तरह के यहाँ पे आप इसमें देखें, इस वाले कार्ड के अंदर आप गौर करें, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ इमेज को। तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें एक साइड पे ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, दूसरी साइड पे आपके कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है कि आप क्या करेंगे, एक पेरेंट डिव ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर 2 डिव ले लेंगे। पहली डिव को आप 40% की विड्थ दे दें, दूसरी वाली को आप 60 की कर दें, कार्ड वाली को 60 की दे दें, इसको 40 की कर दें। तो जो 60 वाली डिव है उसके अंदर 4 कार्ड आगे बना लें। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम ना मतलब कर लेते हैं। तो ये था विड्थ की प्रॉपर्टी किस तरह आप लगा के लेआउट बना सकते हैं अपनी। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई है आज ये जो मैंने चीज़ करवाई है। नेक्स्ट हम ना पोजीशन को अब देखते हैं कि पोजीशनिंग क्या होती है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ वापस अपने कोड पे। यहाँ पे आके ना मैं एक डिव बना लेता हूँ, बल्कि 4 डिव लेता हूँ, ठीक है। तो
इनको मैं क्लास, अब इनको अलग-अलग क्लास देनी पड़ेगी। सबसे पहले डिव को मैं कह देता हूँ स्टैटिक, दूसरी वाली डिव की मैं क्लास दे देता हूँ रिलेटिव, और तीसरी वाली को हम कर देते हैं एब्सोल्यूट, और लास्ट वाली को हम कर देते हैं फिक्स। मैं भी आपको समझाऊंगा मैं ये नाम क्यों रख रहा हूँ। ये मैंने 4 डिव ली हैं और इन चारों की मुझे आईडी देनी चाहिए थी क्लास में, क्योंकि क्लास इनकी मैं सेम रखना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल डी से चारों को सिलेक्ट करके इसको आईडी से रिप्लेस कर देता हूँ। आईडी इनकी मैं ये दे देता हूँ और इनकी मैं क्लास दे देता हूँ कुछ, क्लास इनकी मैं कर देता हूँ पोजीशन, और सभी की यही क्लास में रख देता हूँ ताकि मैं एक ही बार इनको हाइट और विड्थ दे दूँ, तो मुझे ना बार बार हाइट और विड्थ इन सब की स्पेसिफाई ना करनी पड़े। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। मैंने 4 डिव ली हैं, उनको मैंने आईडीज़ असाइन की है और क्लासेस असाइन की हैं। आईडीज़ डिफरेंट है और क्लासेस सेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आईडीज़ डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन क्लासेस हमेशा सेम हो सकती हैं। क्लासेस का ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन आईडी हमेशा डिफरेंट होगी। मैं आता हूँ यहाँ पे पोजीशन को गेट करता हूँ और हाइट दे देता हूँ, कुछ हाइट में कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, और विड्थ भी कर देता हूँ कुछ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इनको कुछ ब्लू कर लेते हैं। तो ये 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, 4 ये डिव नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई आपको यहाँ पे तो ऐसा इनमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सभी का कलर सेम है। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ टॉप से। मार्जिन टॉप से देने के लिए मैं सिंपल मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ। मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 10 पिक्सल का, और इसके साथ ही ये देखें टॉप से मार्जिन आ गया कुछ, और इसके साथ में ना बॉर्डर दे देता हूँ कुछ। ठीक है, तो ये कुछ इनका बॉर्डर भी आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं पोजीशन की प्रॉपर्टी करती क्या है, पोजीशन होती क्या है। तो हम बारी बारी ना हर किसी को पोजीशन दे के देखते हैं कि क्या पोजीशन जो स्पेसिफाई करने पे वो किस तरह से बिहेव करती है। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस वाली डिव पे जो स्टैटिक है। तो मैं इसको गेट करता हूँ आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू गेट करने के लिए आपको पता है हम हैश लिखते हैं और आगे उसका नाम लिख देते हैं, जो आईडी होती है वो लिख देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम आ जाते हैं। मैं इसको कहता हूँ पोजीशन, आप पोजीशन ले लो स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक पोजीशन का मतलब होता है कि ये चीज़ मतलब यहीं पे रहेगी, ये स्टैटिक हो गई है, यहाँ पे जामिद हो गई है, रुक गई है। ठीक है, ये यहाँ से मूव नहीं करेगी। यहाँ पे ये मेनली वर्क नहीं करेगी क्योंकि अगर हम इसको एक डिव के अंदर रख के चलाएं तो फिर ये स्टैटिक पोजीशन वर्क करेगी। मैं आपको ज़रा यहाँ पे स्टैटिक की डेफिनेशन दिखाता हूँ कि स्टैटिक किस तरह से वर्क करती है। स्टैटिक पोजीशन CSS सिंपल आ जाते हैं W3 स्कूल पे, यहाँ पे आ जाते हैं, ये है स्टैटिक। अच्छा, तो क्या है कि ये वाली जो है स्टैटिक है। क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज़ नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, इट इज़ ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। तो क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम जितनी भी यहाँ पे डिव मैंने पहले भी ली हुई हैं ये वाली, अगर इनकी मैं पोजीशन चेक करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही पोजीशन है इनकी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ़्लो के साथ चलती हैं, जिस तरह की नॉर्मल फ़्लो हमारे वेब पेज पे चल रहा होता है वैसे ही ये चलती है, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेकंड वाली मैं ले लेता हूँ, आ जाता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ रिलेटिव, बल्कि मैं पहले एब्सोल्यूट को ट्राई करता हूँ, रिलेटिव इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अच्छा पोजीशन हम ले लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, सेकंड वाली है हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है तो आप गौर करें यहाँ से एक जो बॉक्स है वो गायब हो गया।
1 2 और 3 आपको 3 नज़र आ रहे हैं, चौथा बॉक्स यहाँ से गायब हो चुका है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। आप गौर करेंगे यहाँ पे ये 4 बॉक्स आ गए, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ तो आप गौर करें वो जो बॉक्स है एक गायब हो गया। अच्छा, एब्सोल्यूट पता है क्या करता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे ही हम पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो वो डायमेंशन से बाहर निकल जाता है। मैं आपको अगर समझा सकूं तो आप इस तरह से समझें कि एक समंदर है, या आप ऐसा समझें कि आपका टेबल है, टेबल के ऊपर आपका लैपटॉप पड़ा है और साथ आपका मोबाइल है और पावर बैंक पड़ा हुआ है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने मोबाइल को पोजीशन एब्सोल्यूट कहते हैं ना, तो क्या होता है कि ये व्यू से बाहर निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है। अगर मोबाइल को आप उठा के हवा में ऐसे मुअल्लक कर दें तो ये होती है पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब ये फ्लो से बाहर निकल जाता है। ये वेब फ्लो चल रहा है ना हमारा, 1 2 3, ये तीनों हमारे पास नज़र आ रही हैं। तो क्या होता है कि वो जो जिस बॉक्स को हम या जिस एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं ना, वो फ्लो से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये इसका सबसे मेन चीज़ है कि एब्सोल्यूट वाली जो चीज़ है वो फ्लो से बाहर निकल जाती है और वो रिलेटिव रहती है अपने पेरेंट के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी हम उसको लेके भी तो आना है ना कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, उसको टॉप से कुछ मार्जिन देते हैं। मैं उसको टॉप से ना कुछ देता हूँ कि भाई मेरे सामने तो आए ना, मैं कुछ 20 पिक्सल करके देखता हूँ। ये देखें, मैंने टॉप से 20 पिक्सल किया तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है अब, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने क्या करता हूँ कि जो एब्सोल्यूट वाली है ना, इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करता हूँ। मैंने इसको कह देता हूँ कि भाई आप ना ब्राउन कलर ले लो। तो ये देखें, ये आईडी को मोर प्रेफरेंस मिलती है। हालांकि मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पोजीशन जितने भी बॉक्सेस हैं उनको दिया हुआ है क्लास के थ्रू, लेकिन जैसे मैंने आईडी के थ्रू गेट करके बैकग्राउंड कलर दिया है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है और उसने उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप गौर करें, ये जो इसको मैंने टॉप से 20 दिया है ना, तो ये देखो ये कहीं पे थी पहले, तो मैंने इसको असाइन नहीं किया था कि भाई कहाँ पे जाओ, ठीक है। तो ये क्या है कि अपने पेरेंट का ये जो 4 डिव पड़ी हुई हैं, आप मुझे बताएं इनका पेरेंट कौन है? ये जो 4 डिव यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये ऐसे ही पड़ी हुई है ना, इनका पेरेंट अभी कोई भी नहीं है। क्या इनका पेरेंट है? इनका पेरेंट बॉडी ही है, ठीक है, बॉडी इनका पेरेंट है। तो ये बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने इस वाली डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो इसने क्या किया कि अपने बॉडी के रिलेटिव होके, बॉडी जो कि इसका पेरेंट है उसके रिलेटिव होके ये ऊपर उठ गई। तो जैसे मैंने इसको टॉप 20 पिक्सल दिया है तो ये क्या किया कि बॉडी से 20 पिक्सल ऊपर से इसने मार्जिन लिया और ये नीचे आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको राइट से अब थोड़ा सा, लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ ताकि इसको मैं निकाल लूँ। मैं 30 पिक्सल के करता हूँ। तो आप गौर करेंगे, ये देखें इसने 30 पिक्सल का इधर से भी मार्जिन ले लिया और ये थोड़ी सी साइड को आ गई, ठीक है। तो ये होती है पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, अब आपको ना एब्सोल्यूट में एक और तरीके से समझाऊंगा। पहले हम रिलेटिव को देख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव क्या होता है? यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट देखा ना, तो जिस वाले बॉक्स ने एब्सोल्यूट लिया था तो ये खुद तो एब्सोल्यूट है, लेकिन ये किसी न किसी अपने पेरेंट के रिलेटिव रहेगा, अपने पेरेंट के रिलेटिव हो के ये एब्सोल्यूट रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉक्स स्टैंड अलोन एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर हम किसी बॉक्स का पेरेंट जो है उसको रिलेटिव असाइन नहीं करते तो वो क्या करेगा, वो अपने सबसे पहले पेरेंट के पास चला जाएगा। मतलब सबसे पहला पेरेंट उसका कौन है? बॉडी है। तो ये बॉडी को अपना सबसे पहला पेरेंट मान के तो उसके रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब हम देखते हैं एक और बॉक्स बनाते हैं। तो हम फिक्स्ड और स्टिकी पे बाद में जाते हैं, पहले ना यहाँ पे एक और बॉक्स बना लें इसके नीचे। तो आपको मैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव है ना इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। मैं एक डिव ले लेता हूँ, मैं डिव को क्लास देता हूँ रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव मैंने पहले आईडी दे रखी है तो मैं इसलिए इसको ना क्लास देता हूँ, REL सिंपल कर देता हूँ और इसके अंदर एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस डिव को मैं दे दूँगा क्लास, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ABSL, सिंपल इतना कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं रेल और एब्सोल्यूट इन दोनों को यहाँ पे ज़रा गेट करता हूँ और आपको ना इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्लास मैंने लिया REL। मैं क्या करता हूँ, विड्थ और हाइट थोड़ी सी देता हूँ, इनको 200 पिक्सल की कर देते हैं और हाइट भी 200 पिक्सल की कर देता हूँ। ये पेरेंट है ना, तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं रहने देता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें नज़र आए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। 1 पिक्सल सॉलिड है और ब्लैक कर देते हैं बॉर्डर को, ठीक है, सिंपल इतना। ज़रा देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको ना मैं साइड से ज़रा मार्जिन भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं मार्जिन देता हूँ इसको टॉप से 10 पिक्सल का कर लेते हैं और लेफ़्ट से मैं रहने देता हूँ 0 का कर देता हूँ, नीचे से भी 0 पिक्सल का, और सॉरी राइट से 0 का और नीचे से भी 0 का। अब लेफ़्ट से मैं थोड़ा सा इसको देता हूँ, मैं 100 पिक्सल का मार्जिन इसको दे देता हूँ। तो ये देखें ये थोड़ा सा ना बाहर निकल के आ गया, मैं और मार्जिन कर देता हूँ इसका, 300 पिक्सल का मार्जिन कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, आपको ना अभी नज़र आ रहा होगा ठीक से। अच्छा, जो इसके अंदर पड़ी हुई है डिव, उसका नाम हमने क्लास क्या रखी है उसकी, डॉट एब्सोल्यूट ABSL। तो मैं इसको गेट करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कुछ देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई बैकग्राउंड कलर ये एक्वा दे देता हूँ और विड्थ में दे देता हूँ इसको कोई 70 पिक्सल की और हाइट भी कुछ 70 पिक्सल की कर देता हूँ, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ इसका 50% का, ताकि ये एक दायरा सा बन जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा है एक गोल सा दायरा बना हुआ इसके अंदर है, ठीक है। ये इतना अभी तक हमने काम किया, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि इसको एब्सोल्यूट करके देखें। मैं चाहता हूँ ये वाला जो दायरा है ना, ये इसके ऊपर आए, आधा यहाँ पे आए, आधा इसके अंदर हो, आधा इसके बाहर हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो आपने देखा होगा एक आइकन बना होता है, उसके ऊपर रेड कलर का सर्कल सा होता है, गोल दायरा सा, तो उसके अंदर 1 2 3 जितने नोटिफिकेशन नंबर होता है वो लिखा होता है, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस होते हैं, मैसेंजर के ऊपर होता है, और भी बहुत सी आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ऊपर सा शो हो रहा होता है। तो क्या है? अच्छा, तो इस चीज़ को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गौर करें कि जो रिलेटिव है ना, ये पेरेंट है। मैं इसको क्या करूँगा, पहले मैं एब्सोल्यूट वाले को देखता हूँ, इसको मैं पोजीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप पोजीशन ले लो एब्सोल्यूट। जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आया। तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा सच इफेक्ट यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। तो मैं पेरेंट के ऊपर आ जाता हूँ, ये है पेरेंट, इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। तो जैसे इसको पोजीशन रिलेटिव दी है, तो अभी भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। मैं एक इंस्टेंस के लिए मैं इन दोनों पोजीशंस को ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ना ये थोड़ा सा बाहर को निकले, यहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं इसको फ्लोट करता हूँ, फ्लोट में कर देता हूँ इसको राइट, ठीक है। ये राइट पे आ तो गया। अब मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा बॉटम से, ठीक है। मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ 20 पिक्सल का। देखते हैं ज़रा क्या इफेक्ट आता है। ये तो बाहर ही नहीं निकला अपने पेरेंट से, ये तो पेरेंट के बाउंड्री के अंदर है, उससे बाहर ही नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर निकले, ठीक है। मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं, बॉटम से मैं मार्जिन तो दे रहा हूँ लेकिन ये जा ही नहीं रहा ऊपर। मैं तो चाह रहा हूँ कि नीचे से मार्जिन ले ले, ये ऊपर चला जाए, बाहर निकल जाए। तो ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा। तो मैं तो इसको बाहर निकालना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये आधा बाहर निकल जाए, आधा अंदर रहे। तो इस चीज़ को गेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दी, ये राइट फ्लोट वाली जो प्रॉपर्टी है ख़त्म हो गई है और इसको मुझे पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे पोजीशन रिलेटिव दी है, तो ये यहाँ पे है। अब इसको मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मार्जिन दे के इसे बाहर निकालने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल इंस्पेक्ट करता हूँ,
इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ डॉक को, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से सिलेक्टर को चला लें, इसको सिलेक्ट कर लें, सिंपल। तो आपको नज़र आ रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट है, जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ दी यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको क्या करूँगा टॉप, तो मैं कुछ टॉप को कुछ मैं दे देता हूँ माइनस, कुछ मैं माइनस में इसको मैं रिज़ल्ट दे देता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे मैंने माइनस में इसको रिज़ल्ट दिया है तो ये बाहर निकल रहा है। तो जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखें माइनस में जैसे मैं रिज़ल्ट बढ़ा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये बाहर निकल रहा है। समझ आ रही ना चीज़ की? तो ये इस तरह से ये देखें अपने बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो अभी ये एब्सोल्यूट है, इस बॉक्स से बाहर निकला हुआ है, लेकिन रिलेटिव किसके है? अपने पेरेंट इस बॉक्स के रिलेटिव है, ना कि बॉडी के। अगर ये बॉडी के रिलेटिव होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस रिलेटिव को ख़त्म करता हूँ, तो ये अपनी बॉडी के रिलेटिव चला गया है। अब इस वक्त अपनी बॉडी के रिलेटिव है, ठीक है। ये जो बाहर बॉडी है ना उसके रिलेटिव चला गया, और ये सारी हमारी लेआउट को ख़राब भी करेगा। तो जैसे मैं वापस लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं इसको टॉप दे के देखता हूँ कितना टॉप, ठीक है, कि ऊपर से कितना ये ले ले। टॉप मैं इसको कुछ -10 दे के देखता हूँ, तो ये कुछ बाहर निकला है। तो मैं देख लूँगा कहाँ तक मैं इसको निकालना चाहता हूँ बाहर। ये 40 -40 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको राइट से लेफ़्ट से कुछ दे देता हूँ, या राइट से कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने 10 पिक्सल इसको दिया है, तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है ये अभी। तो मैं देख लूँगा कहाँ पे ये एडजस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए इस जगह पे, तो मैं सिंपल इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ला के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ज़रा चलाते हैं तो ये आप गौर करें कि ये उसी टाइप का कुछ बन गया है। तो इस वाली डिव के अंदर मुझे कुछ रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एब्सोल्यूट वाली। तो नोटिफिकेशन शो करवाने हैं, कितने नोटिफिकेशन हैं जी? 12 नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। तो ये देखें, इसको हम कर लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर से, हम इसको मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक बेसिक था आपको समझाना कि पोजीशन क्या होती है। अब हमारे पास एक पोजीशन रह गई है एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी रह गई है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, फिक्स्ड और स्टिकी क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट को और रिलेटिव दोनों को देख लिया, अब हम स्टिकी और फिक्स को देख लेते हैं। मैं डॉट करता हूँ यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं अब फिक्स वाली की। तो डॉट से उसको गेट नहीं करेंगे, उसको हम गेट करेंगे हैश से, फिक्स, ठीक है। तो मैं पोजीशन कर देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। तो जस्ट पोजीशन फिक्स करने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ हमें कुछ और भी करना पड़ता होता है। अच्छा, अब गौर करें कि जैसे मैंने पोजीशन फिक्स किया तो ये वाली इसको मैंने फिक्स किया है। तो अब गौर करें, बाकी सारी स्क्रीन स्क्रॉल कर रही, ये वाली यहीं पे अटकी हुई है अभी भी, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम ऊपर या नीचे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी। तो मैं इसको भी ऐसे ही प्रॉपर्टी दे सकता हूँ कि टॉप से कुछ आप ले लो, कितना 10 पिक्सल कर लो, तो ये देखिए ये ऊपर चली गई है। जैसे ही हमारी स्क्रीन स्क्रॉल करती रहे, जो मर्ज़ी होता रहे, ये यहाँ का यहाँ ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ कोई और, ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ब्राउन की बजाय मैं इसको कर लेता हूँ गोल्ड, ठीक है, कुछ कर लेता हूँ ये वाला। तो आप गौर करें, ये यहाँ का यहीं अटका हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा राइट से भी दे देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल रहे। तो राइट में कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब देखें, यहाँ पे ये स्क्रॉल इफेक्ट तो चल रहा है, लेकिन ये वाला बटन यहाँ से मूव नहीं कर रहा। तो आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि ऐसा होता है कि जैसे व्हाट्सएप का बटन होता है यहाँ पे, व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे, ये चैट विद अस का बटन होता है, वो यहीं पे रहता है, वो मूव नहीं करता, बाकी सारी स्क्रीन मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये होती है। और एक स्टिकी होता है। तो स्टिकी वो होता है कि जैसे स्क्रीन के अंदर स्क्रॉल आए तो वो ऊपर मूव कर, वो यहाँ पे स्टिक हो जाए, यहाँ पे ये स्टक हो जाए, ठीक है। तो वो स्टिकी होती है एक पोजीशन। तो उसको हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लास एंड हो रही है, तो उसको ना हम कल देख लेंगे। तो ऐसा है कि अभी के लिए आपको मैंने पोजीशन सिखा दी हैं, आपको स्क्रीन की लेआउट डिज़ाइन करना सिखा दी, किस तरह से आप लेआउट बना सकते हैं, आपको एब्सोल्यूट और ये रिलेटिव बता दिया है।
तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लें, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्लास को आज एंड करते हैं, मैं आपको असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर देता हूँ और आज का कोड भी सेंड कर देता हूँ। किसी का क्वेश्चन है कोई पूछ लें। सर कल फ्राइडे क्लास होगी कल? जी हाँ, कल क्लास होगी, कल फ्राइडे है। ओके सर। जी ठीक है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। हम क्लास को एंड करते हैं। तो मैं कोड भी सेंड कर देता हूँ और आपको असाइनमेंट सेंड करता हूँ आज की करने के लिए। ठीक है सर, ओके।